हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बताएंगे सांसों की बहुत ही अदृश्य रुकावट के बारे में। यह एक प्रकार की लंग्स बीमारी है। इसे सामान्यतः सीओपीडी के रूप में जाना जाता है। यह हमारी सांस लेने की क्षमता को धीरे धीरे कम कर देती है। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसे मेडिकल भाषा में एम्फीसोमा कहा जाता है। हमारे फेफड़ों में हवा की छोटी छोटी तैलियाँ होती हैं, जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। इस बीमारी में तैलियाँ गुब्बारे की तरह ज़रूरत ज़्यादा फूल जाती हैं और फट जाती हैं। हवा की तैलियाँ सामान्य से अधिक फूल जाती हैं। ज़्यादा फूलने के कारण ये फट जाती हैं। फलस्वरूप सांस सही तरीके से आदमी ले नहीं पाता है। ये बीमारी रातों रात नहीं होती है। ये हमारे पर्यावरण, हमारी आदतों और बार बार होने वाले इन्फेक्शन का परिणाम है, जो फेफड़ों को कमज़ोर कर देती है। जैसे लोग धूम्रपान और प्रदूषण करते हैं, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो। शरीर हमें बहुत पहले ही संकेत दे देता है। थोड़ा सा काम करने पर सांस फूलना, इम्यूनिटी का कम होना इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं। जैसे मान के चलो, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो या ठंडा खाना पीना तुरंत इन्फेक्शन पैदा कर देगा। बीमारी में ब्रोंकाइटिस की स्थिति बनी रहती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, छाती का आकार बेलनाकार हो जाता है। लंबे समय पर शरीर में ऑक्सीजन का भारी कमी होना और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिकता होना है। साइनोसिस जिसे बोलते हैं। बीमारी बढ़ने पर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है खांसते खांसते। जो हमारा हार्ट, दिल का जो राइट साइड होता है, दाहिना हिस्सा होता है, वो बढ़ा हुआ दिखता है इस बीमारी में। डायाफ्राम नीचे की तरफ सपाट हो जाता है और स्टोस्कोप से सुनाई देने पर सांस लेने की आवाज़ कम सुनाई देती है। सांस छोड़ने पर मरीज को गड़गड़ाहट भरी आवाज़ दिखाई देती है। दोस्तों, इसे डॉक्टर जब अपना स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो वही देखते हैं कि इसमें बीजिंग की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसके लिए अगर टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले इसमें चेस्ट एक्सरा होता है। छाती का एक्सरा लेते हैं, जिसमें फेफड़ों का आकार की स्थिति देखने को मिलती है। फिर होता है स्पर्टम टेस्ट, बलगम की जांच ताकि इन्फेक्शन का पता चले। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। अगर पहले कदम की बात करें तो मरीज को प्रदूषण वाले इलाके से दूर रहना चाहिए, एयर पोल्यूशन वाले से। प्रोटीन भरपूर डाइट दें और खाने में विटामिन सी और विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ये ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप ना लें। कैप्सूल, मॉक्स, टेस्टिसलीन या पेसिपेन, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक लेनी है, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अगर गंभीर परेशानी है तो इंजेक्शन जेंटेसिन मांसपेशी या सिरा में एएसटी करके लगाएं। इंजेक्शन पोर्टम आईवी द्वारा एएसटी करके ही लगाएं। अपने आप कोई भी एंटीबायोटिक न लें, क्योंकि खतरनाक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसमें यूट्यूब चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कुछ दवाइयाँ हम बलगम को पिघलाने के लिए देते हैं, जैसे सिरप, ग्लिंटेक्स BM दे सकते हैं या टैबलेट दे सकते हैं। अगर सांस रोकने के लिए बात करें तो टैबलेट अस्तालिन 4 mg या डेरिफाइलन दे सकते हैं। अगर ज़्यादा गंभीर स्थिति है तो इंजेक्शन डेरिफाइलन लगा सकते हैं या एमिनोफाइल स्लो IV दिया जाएगा। और थोड़ा बहुत स्टेरॉयड का होता है, जैसे ओमनाकाटिल। अब हम इन्हेलर की बात करें, टैबलेट और इंजेक्शन से पहले इन्हेलर को प्राथमिकता पहले दी जाती है। ये दवाओं को सीधे फेफड़े तक पहुंचाती है। इसमें अस्तालिन इन्हेलर 1 से 2 पफ देना है। अगर एक नज़र में समरी देखें इसकी तो दोस्तों, एक कारण धूम्रपान, वायु प्रदूषण, बार बार इन्फेक्शन, धूम्रपान से